Hi everyone, today we are talking about how to write synopsis or proposal according to KMU guideline. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों यहाँ पे अपने टाइटल को लिख लेंगे, टाइप करेंगे और ये टाइटल 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द KMU टेम्पलेट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आप जाए तो आपके टाइटल 10 to 12 वर्ड्स तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपने टाइटल वगैरह लिख लें। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द सुपरवाइजर होंगे और यहाँ पे अगर को सुपरवाइजर हो तो इसका नेम आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो आपने का प्रोजेक्ट टोटल ड्यूरेशन है तो आपने वही ड्यूरेशन लिखना है। आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो केएमयू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है या केएमयू के जो कैंपस है उसी कैंपस का नाम आपने लिखना है। अब इसमें आपने ये लिखना है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए बजट रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो ये अगर बजट रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट ने करना है। यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे ये सुपरवाइजर का है और ये नेम या सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है या इंस्टीट्यूट रिसर्च कमेटी का है। फिर यहाँ पे सेकंड पेज में यहाँ पे टाइटल होंगे, दोबारा आपने वही टाइटल यहाँ पे टाइप करना है। फिर इंट्रोडक्शन में ये इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि इंट्रोडक्शन मस्ट इंक्लूड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एनोटेशन होना चाहिए। इसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा कि आपने कौन से प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है। फिर इसके बैकग्राउंड नॉलेज होंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होंगे और लास्ट में टॉपिक्स के आपके रिसर्च के इम्पोर्टेंस होंगे कि आप क्यों ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। तो आपके जो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है ये 250 से 300 वर्ड तक होना चाहिए। इससे कम और 250 से कम और 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो इंट्रोडक्शन है ये 250 से 300 वर्ड्स तक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम किस तरह इसको काउंट करेंगे कि ये 250 है या 260 है, 270 है या 300 है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट की, ये एग्जांपल के तौर पे है आप लोगों के लिए। और अब आप मैं यहाँ पे रिव्यू पे जाए, यहाँ पे वर्ड काउंट, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल नज़र आ जाएंगी जिसमें ये पेज नंबर 1 पे है, ये एक पेज है, वर्ड इसमें 293 है, करेक्टर्स इसमें इतने हैं, करेक्टर्स विद स्पेस इसमें इतने हैं, पैराग्राफ इसमें इतने हैं और लाइन इसमें नहीं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे। तो अगर ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये 3 कंपोनेंट होना चाहिए। जो मेरा दूसरा लेक्चर है प्रोपोजल राइटिंग पे उसमें 5 कंपोनेंट है, तो ये आपने मस्ट लिखना है। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है, आपने इसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज ऐड करना है, आपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से अपने पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं और अपने लिए जो प्रीवियस नॉलेज है आपने उसके बारे में लिखना है और आप न्यू अपने लिए गैप को आइडेंटिफाई करना होगा। आप इसमें गैप भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 5 कंपोनेंट इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्टिव होंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मस्ट बी स्टेटेड इन मेजरेबल टर्म एंड स्टार्टिंग विद एन एक्शन वर्ड। जिस तरह ये है टू डिटरमाइन द हेमाटोलॉजिकल चेंजेस अकर इन डेंगू पॉजिटिव सीरो पॉजिटिव पेशेंट। तो इस तरह आप भी अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव है, 1 ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक ऑब्जेक्टिव कि आज आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन से है। फोर्थ नंबर पे है ऑपरेशनल डेफिनेशन।
All variable of the study must be clearly defined detectable terms. आपकी जो रिसर्च में डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, आपने उन सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे प्रॉपर डिफिनीशन करना है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जस्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के वर्ड्स यूज किया है, तो ये एक वेरिएबल है। तो इसको आप डिफाइन करेंगे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, किसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे, कौन सी कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कहेंगे। तो इसके लिए आपने प्रॉपर डिफिनीशन लिखना होगा। अब ये जो आप डिफिनीशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे आप जहाँ से भी लिखेंगे आप यहाँ पे प्रॉपर इसका रेफरेंस डालेंगे। यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसमें भी आपने रेफरेंस डालना है। फिर ये तो ऑपरेशनल डिफिनीशन हो जाएगा। इसके बाद आपने मटेरियल एंड मेथड्स, ये जो पार्ट है ये मटेरियल मेथड का है। अब इसमें आपने लिखना है कि आपके स्टडी डिजाइन कौन से है। अब स्टडी डिजाइन डिफरेंट है कि आप में कौन से स्टडी डिजाइन आपने सेलेक्ट किया है, कौन सी रिसर्च आप करना चाहते हैं। जिस तरह कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, डिफरेंट स्टडी है। तो इसलिए हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी को सेलेक्ट किए हैं। फिर इसके बाद है स्टडी सेटिंग, कि आपका आप स्टडी कहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हैं, कौन से हॉस्पिटल है पे, कौन से एरिया पे आप कंडक्ट करना चाहते हैं, तो वही सेटिंग आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे स्टडी ड्यूरेशन आपने मेंशन करना है कि स्टडी ड्यूरेशन कौन से हैं, और फिर यहाँ पे सैंपल साइज। अब यहाँ पे आपने सैंपल साइज को कैलकुलेट करना है। अब सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए मेरे एक लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके उसको वॉच कर ले तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हम सैंपल साइज को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसी तरह आप सैंपल साइज को कैलकुलेट करें। सैंपल साइज में क्या होना चाहिए, विद जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स कैलकुलेशन एंड रेफरेंस यूज। आप जस्टिफिकेशन देंगे कि आपने किस तरह कैलकुलेट की है, और आप प्रॉपर रेफरेंस भी देंगे कि आपने कहाँ से जो पॉपुलेशन प्रेवलेंस है यहाँ पे कहाँ कहाँ से आपने लिया है। यहाँ पे फिर आपने सैम्पलिंग टेक्निक को मेंशन करना है कि आपने कौन से सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करेंगे। जिस तरह डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक है, अगर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर रैंडम में भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं और नॉन रैंडम में भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स है। तो आपने कौन से टाइप यूज करना है, और आपने ये भी जस्टिफाई करना है कि ये जो आप सैम्पलिंग टाइप यूज करेंगे, ये क्यों आप यूज करेंगे। अब इसकी रीजन तो होंगे कि आप ये डिफरेंट टाइप है ना, आप एक टाइप को चूज करेंगे तो आप क्यों चूज करेंगे। तो ये भी आपके लिए जस्टिफाइबल आपका आंसर होना चाहिए। सैंपल सिलेक्शन, इसके बाद आपने सैंपल किस तरह सेलेक्ट करना है, कौन से सैंपल आपने सेलेक्ट करना है। इसमें फिर एक इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा और एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में क्या है, what type of subject or material is to be included in the study। अब कौन से जो पेशेंट है, कौन से सैंपल है आपकी स्टडी में इंक्लूडेड होंगे और कौन से आपकी स्टडी में इंक्लूडेड नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे है कि all patient with confirmed seropositive dengue positive patient, all age group and both gender patient will be included। इट मीन्स कि जो भी पेशेंट डेंगू पॉजिटिव पेशेंट है और ऑल एज ग्रुप की, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, जेंडर भी मेल फीमेल दोनों होंगे। तो इससे हम ये जो पेशेंट होंगे ये हमारी स्टडी में इंक्लूडेड होंगे। अब एक्सक्लूडेड में आपने क्या करना है, इसी तरह आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं लिखना है कि जिस तरह जो पेशेंट है डेंगू पॉजिटिव है ये इंक्लूडेड होंगे, जो डेंगू नेगेटिव है वो एक्सक्लूडेड होंगे, ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डेंगू वाले पेशेंट में डिफाइन करना है कि आपका जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट है, इंक्लूजन क्राइटेरिया में आपने कहा कि जो भी पेशेंट है वो डेंगू पॉजिटिव है तो हम इंक्लूड करेंगे, ऑल एज ग्रुप वाले पेशेंट को हम इंक्लूड करेंगे, बोथ जेंडर वाले पेशेंट को हम इंक्लूड करेंगे।
लेकिन अब इसमें से आप कौन से पेशेंट को एक्सक्लूड करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। What type of subject or material is to be excluded from the study and why excluded? अपने रीजन भी देना है कि क्यों आपने एक्सक्लूड करना है। जिस तरह यहाँ पे है सीरोलॉजिकली पॉजिटिव डेंगू केसेस, ये भी डेंगू पॉजिटिव केसेस होंगे which have which are also positive for other co-existing infection. Typhoid, malaria are excluded from the study. क्यों? अब इसका रीजन भी होना चाहिए कि मैंने क्यों एक्सक्लूड किया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डेंगू भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये मलेरिया और टाइफाइड भी पॉजिटिव है, तो मलेरिया में भी हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर में चेंजेस होंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि डेंगू पेशेंट में कौन सी हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर चेंजेस होंगे, किस तरह चेंजेस होंगे, कौन से वेरिएबल डिक्रीज होंगे, कौन से इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये टाइफाइड और मलेरिया भी है, कोएग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है, एक पेशेंट है वो डेंगू इन्फेक्शन भी है और मलेरिया इन्फेक्शन भी है, तो इस कंडीशन में इसका हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे तो ये हम नहीं कह सकते कि ये डेंगू की वजह से है या मलेरिया की वजह से। तो इस वजह से हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इस तरह रखेंगे कि आपके जो इंक्लूडेड पेशेंट है उसी में से आपने कौन से पेशेंट को एक्सक्लूड करना है। तो ये है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसके बाद फिर है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। Data collection procedure may detail inclusion of subject and data collection plan, including brief about laboratory procedure. Surgeries must clearly explain how the researcher will follow his data collection plan right from the start till finishing the follow-up on the subject or material. अब इसमें आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से प्रोसीजर करेंगे और कौन से लेबोरेटरी इक्विपमेंट वगैरह यूज करेंगे और आप ये स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं। आप स्टार्ट से एंड तक क्या करना चाहते हैं, ये आपने जस्ट यहाँ पे प्रोसीजर या डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में आपने लिखना है कि आपने किस तरह डेटा को आप कलेक्ट करेंगे। इसके बाद है डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। Detailed description of type of analysis plan according to the type of variable in study design, statistical test if required, satisfaction of compound or effect modifier, presentation of result etc. must be clearly mentioned। तो ये है कि आपने डेटा प्रोसीजर या डेटा एनालिसिस प्रोसीजर आपने किस तरह करना है, आपने कौन से स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपने कौन से स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज करना है, आपने इसमें स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह किस तरह कैलकुलेट करना है, आपने अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इसके लिए आपने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह कैलकुलेट करना है। अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए अगर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो इसके लिए आपने परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह आप टेबुलेटेड फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे, तो ये सारे आप इस डेटा एनालिसिस प्रोसीजर में लिखेंगे। इसके बाद है बिब्लियोग्राफी। अब जो केम्यू के रिक्वायर्ड स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे रेफरेंस डालना है। ये कौन से स्टाइल है, इन्वेंकोर स्टाइल। इन्वेंकोर स्टाइल में आपने रेफरेंस देना है। अब ये रेफरेंस आपने या तो इन नोट पे ऐड करना है या मेंडले पे ऐड करना है या ज़ोटेरो पे ऐड करना है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आपने ये रेफरेंस ऐड करना है। इसके बाद फिर आपने क्वेश्चनियर वगैरह भी लास्ट में ऐड करना है कि आप किस तरह क्वेश्चनियर एक एक टेम्पलेट आपने देना है, आपने प्रेजेंट करना है कि आप अगर स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, अगर क्वेश्चनियर फॉर्म में है या कोई और फॉर्म में है, तो आप किस तरह कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से वेरिएबल आप देखेंगे, किस तरह आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, किस तरह आप उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो ये सारे कौन कौन से वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और ये एक टेम्पलेट आपने बनाना है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, इस रिसर्च की जो प्रोसीजर है, इस रिसर्च में जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसमें ये वेरिएबल मैं डिफरेंट पेशेंट में देखूंगा। ये इम्पोर्टेंट है
जो 8th सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये प्रेजेंटेशन बनाया है, ये वीडियो लेक्चर बनाया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि आप किस जो सिनॉप्सिस है आपने किस तरह राइट अप करना है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।